नमस्कार। दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख वेलकम आंसरिंग क्वेश्चंस टू सीबीआई एथिक्स कमेटी सेज महुआ मोइत्रा आफ्टर हीरानंदानी एफिडेविट टू लोकसभा पैनल के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राज व्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की खूबसूरती को व्यक्त करते हुए कहा था कि यह जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। वास्तव में वो अपने शब्दों के माध्यम से लोकतंत्र में जनता की भागीदारी को दर्शाना चाहते थे और लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है। इन्हीं खूबियों के चलते भारत ने भी अपने यहाँ लोकतांत्रिक शासन को अपनाया। इसके माध्यम से जनता के प्रतिनिधि जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को लोकतंत्र का मंदिर कही जाने वाली संस्था यानी संसद में उठाते हैं। आजादी के बाद गठित संविधान सभा ने समकालीन मौजूदा विकल्पों में से लोकतंत्र को शायद इसीलिए अपनाया था क्योंकि उनको शासन करने की यह पद्धति भारतीय सामाजिक संरचना के लिहाज से अनुकूल लगी थी। हालांकि उनका यह निर्णय सही भी साबित हुआ। भारत दुनिया का सबसे सफल और मजबूत लोकतंत्र बन सका तो यह उनके इसी दूरदर्शिता की सफलता मानी जा सकती है। लेकिन क्या भारतीय लोकतंत्र में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? अगर हां, तो संसद में कुछ जनप्रतिनिधियों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देखते हुए तो ऐसा नहीं लगता। दरअसल इस सवाल को पूछने का कारण बीते दिनों सुर्खियों में आई तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा से जुड़ी एक घटना है। उन पर एक बड़े औद्योगिक समूह से पैसे लेकर संसद में प्रश्न उठाने का आरोप लगा। इस आरोप की जांच के लिए मामले को लोकसभा की एथिक्स कमेटी के पास भेजा गया। हालांकि उन पर लगाए गए आरोपों को बल तब मिला जब औद्योगिक समूह के सीईओ ने एथिक्स कमेटी के समक्ष दिए हलफनामे में दावा किया कि सांसद ने अपने संसद का लॉगिन और पासवर्ड उन्हें दिया था ताकि वो उनकी ओर से सीधे संसद में प्रश्न उठा सकें। संसद से संबंधित भ्रष्टाचार की इस घटना ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या भ्रष्टाचार से लोकतंत्र की अहम संस्था भी अछूती नहीं रह गई? क्या भ्रष्टाचार ने इसे भी जकड़ लिया है? क्या भ्रष्टाचार नाम की यह बीमारी लाइलाज बन चुकी है? अगर नहीं तो क्या इसे खत्म किया जा सकता है? इसे रोकने के लिए कौन से प्रावधान हैं? साथ ही इसके अलावा सवाल संसद की एथिक्स कमेटी से भी जुड़ता है कि आखिर यह कमेटी क्या है, क्या काम करती है। ऐसे तमाम सवालों के जरिए आज हम इस आर्टिकल में भ्रष्टाचार से जुड़े तमाम पहलुओं को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस बात की पड़ताल करते हैं कि कैसे भ्रष्टाचार ने लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दाग लगाए हैं। दरअसल ये कोई पहली घटना नहीं है जब लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था पर सवाल उठे हैं। इससे पहले भी वर्ष 2005 में इसी तरह की घटना से संसद को शर्मसार होना पड़ा था। दरअसल उस समय कुछ खोजी पत्रकारों के द्वारा एक स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। इस ऑपरेशन में 11 सांसदों को संसद में सवाल पूछने के बदले पैसे लेते दिखाया गया था। मामले के सामने आने के बाद कोर्ट में मुकदमा चलाया गया जिसे कोर्ट ने सही मानते हुए आरोपी सांसदों के खिलाफ निर्णय सुनाया था। लोकतंत्र के सर्वोच्च स्तर पर फिर से हुई ऐसी घटना ने पिछली घटना की यादें ताजा कर दी हैं। इस घटना ने भ्रष्टाचार और नैतिकता पर फिर से बहस छेड़ दी है। हालांकि सांसदों, विधायकों और लोक सेवकों के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की फेहरिस्त बहुत लंबी है। आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं जिसके कारण हमारे लोकतंत्र को शर्मसार होना पड़ता है। भ्रष्टाचार की जड़ें देश में कितनी गहरी हैं इसका पता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के इस वक्तव्य से भी चलता है कि देश की जनता को आवंटित संसाधनों का महज 10% ही पहुंच पाता है, बाकी का 90% भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। भ्रष्टाचार के संबंध में दिलचस्प बात यह है कि इसको बढ़ावा देने में कार्यपालिका, विधायिका,
सभी समान रूप से जिम्मेदार हैं। इनकी मिली भगत का आलम हाल ही में झारखंड में देखने को मिला, जिसमें एक लोकसेवक के भ्रष्टाचार की आंच मुख्यमंत्री तक पहुंच गई। आज पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में मौजूद भ्रष्टाचार किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। इस सिस्टम में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि तमाम उपायों के बावजूद रिसाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस रिसाव के कारण जरूरतमंदों तक इसका समुचित लाभ नहीं पहुंच पाता। शायद यही वो वजह रही है जिसके कारण ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी की जाने वाली भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की स्थिति लगभग खराब ही रहती है। गौरतलब है कि साल 2023 में जारी इस सूचकांक में भारत 180 देशों में 85वें स्थान पर था। इसके अलावा रिपोर्ट में देश की मौजूदा जांच और संतुलन में आ रही गिरावट के कारण लोकतांत्रिक स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की गई है। इस प्रकार कुल मिलाकर देखें तो भारतीय लोकतंत्र के लगभग सभी खंभों को भ्रष्टाचार दीमक की तरह चाट रहा है। इतना सब जान लेने के बाद आइए अब संसद की आचार समिति के बारे में जान लेते हैं। दरअसल आचार समिति का प्रावधान संसद के नियम समिति में किया गया है। इसके तहत लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए आचार समिति के गठन की बात की गई है। अगर लोकसभा आचार समिति की बात करें तो इसके लिए पहली बार आचार समिति का गठन साल 2000 में किया गया था। इस समिति में 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं। समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। समिति के सदस्यों की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। समिति के कार्यों की बात करें तो यह लोकसभा की कार्यवाही के दौरान किसी सदस्य द्वारा किए गए अनैतिक आचरण के संबंध दर्ज कराई गई शिकायतों की सुनवाई करती है। हालांकि यह वैसी शिकायतों की जांच करती है जिनको लोकसभा अध्यक्ष द्वारा संज्ञान में लिया जाता है। वहीं अगर राज्यसभा की बात करें तो इसके लिए आचार समिति का गठन साल 1997 में किया गया था। इसमें राज्यसभा के सभापति द्वारा नामांकित 10 सदस्य होते हैं। गौरतलब है कि राज्यसभा के मामले में सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष से अधिक होता है। हालांकि दोनों ही समितियों का कार्य अपने अपने दायरे में आचार संहिता का निर्माण करना है, साथ ही उसमें समय समय पर संशोधन करना है। गौरतलब है कि समिति को सौंपी गई किसी भी शिकायत पर सबसे पहले प्राथमिक जांच की जाती है। जांच पूरी होने के बाद समिति द्वारा की गई सिफारिशों को संबंधित अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की अनुमति देता है। इस पर सदस्यों द्वारा चर्चा या सवाल जवाब किए जाते हैं। हालांकि इस प्रकार की चर्चा के संबंध में दिलचस्प बात है कि इस पर चर्चा आधे घंटे से अधिक की नहीं होती। चर्चा के बाद सदस्यों की सहमति या असहमति के आधार पर इस प्रस्ताव को पारित किया जाता है। इस प्रकार अगर कुल मिलाकर देखें तो संसद की आचार समिति के पास कोई मामला जाता है तो उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक विहित प्रक्रिया का पालन किया जाता है। महुआ मोइत्रा के मामले में भी इस प्रक्रिया को पालन किया जाएगा। हालांकि यह देखने वाली बात होगी कि महुआ मोइत्रा के मामले में आचार समिति का क्या फैसला आता है। इसके बाद अब बात करते हैं भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए भारत में मौजूद कानूनी और नियामक ढांचा क्या है। भारत में भ्रष्टाचार से लड़ने को कानूनी ढांचे की बात करें तो इसके लिए कई कानूनी प्रावधान किए गए हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत रिश्वत, धोखाधड़ी, विश्वासघात जैसे अपराध से संबंधित मामलों में दंड का प्रावधान किया गया है। लेकिन भारत में भ्रष्टाचार के नए तरीकों से निपटने में यह उतना कारगर साबित नहीं हो सका। शायद यही वो बात थी कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कई नए कानूनों को बनाना पड़ा। इस दिशा में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अधिनियम का मकसद लोक सेवकों द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार के साथ इसको बढ़ावा देने में शामिल लोगों को दंड देना है। हालांकि साल 2018 में इस अधिनियम को संशोधित कर और प्रभावी बनाया गया था। दरअसल इस संशोधन के माध्यम से रिश्वत लेने और देने को भी अपराध की श्रेणी में शामिल कर दिया गया। भ्रष्टाचार को रोकने की दिशा में दूसरा कदम धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के माध्यम से उठाया गया। इसका मकसद भारत में धन शोधन के मामलों को रोकना और आपराधिक आय के उपयोग पर अंकुश लगाना। हालांकि उच्चतर स्तर पर भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने के लिए सबसे मजबूत प्रयास
लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 के माध्यम से किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोक आयुक्त संस्था की व्यवस्था की गई। इनके कार्यों की बात करें तो लोकपाल तथा लोकायुक्त उच्चतम स्तर के सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करते हैं। भारत से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन भी एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका कार्य प्रशासन की निगरानी करना और भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में कार्यपालिका को सलाह देना है। इन सब के अलावा आपराधिक कानून अधिनियम 1952 की धारा 165 के माध्यम से भ्रष्टाचार के लिए निर्धारित सजा को 2 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दी गई है। साथ ही साल 1964 में भी इसमें संशोधन किया गया। गौरतलब है कि इस संशोधन के माध्यम से लोक सेवक तथा आपराधिक कदाचार की परिभाषा को और विस्तार दिया गया और एक लोक सेवक के लिए आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने को भी अपराध बना दिया गया। इस तरह देखा जाए तो भारत में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए कई कानूनों और संस्थाओं को बनाया गया है, लेकिन आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिल जाती हैं जो इन कानूनों की उत्पादकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ऐसे में देखते हैं कि आगे की राह क्या हो सकती है। आगे की राह। भ्रष्टाचार की जड़ें देश में कितनी गहराई से धसी हुई हैं, इसका उदाहरण हमें आए दिन देखने को मिल जाता है। महुआ मोइत्रा तो इसकी बानगी भर हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो भ्रष्टाचार हमारे लोकतंत्र के लिए एक नासूर जैसा बन गया है। इसको खत्म करने के लिए कोई भी कदम उठाने की जरूरत हो तो अवश्य उठाया जाना चाहिए। हालांकि इसको रोकने के लिए कई कानूनी और संस्थागत कदम उठाए गए हैं, लेकिन नतीजा शून्य ही रहा है। ऐसे में इन कानूनों और संस्थाओं को और अधिक प्रभावशाली बनाने की जरूरत है, लेकिन इसके लिए सरकार को अपनी इच्छा शक्ति मजबूत करनी होगी। इसके अलावा भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए नागरिक समाज की भागीदारी सबसे अहम है। जन योजना और सरकारी विभागों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए ताकि विकास कार्यों को निगरानी में रखा जा सके और भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सके। रिश्वत लेने और देने को भी अपराध की श्रेणी में शामिल करना चाहिए। इन सब के अलावा नैतिक सीमाओं को स्थापित करना एक अहम कदम साबित हो सकता है। गौरतलब है कि नैतिक सिद्धांत सही और गलत को परिभाषित करने के लिए एक मानदंड स्थापित करते हैं। भ्रष्टाचार के संदर्भ में नैतिक आचरण को स्थापित किया जाना सहायक सिद्ध हो सकता है। चलिए अब नोट कीजिए आज का प्रश्न। भ्रष्टाचार कैसे लोकतंत्र और उसकी विश्वसनीयता पर प्रभाव डालता है? तार्किक विश्लेषण कीजिए।